अगर आपसे कोई क्वेश्चन करे कि आपकी लाइफ ज़्यादा किस चीज़ से चल रही है, आपकी समझ से या आपके इमोशंस से, आपके लॉजिक से या फिर आपके फील करने से चीज़ों को, तो आपका जवाब क्या होगा? हम सबके अंदर ही एक कन्फ्लिक्ट चल रहा होता है। हमारा एक हिस्सा होता है जो कहता है कि स्टेबल रहो, कंट्रोल रखो और चीज़ों को एनालाइज करो, प्रैक्टिकल बनो, लॉजिकल बनो, राइट। और दूसरा ही एक ऐसा हिस्सा होता है जो कहता है कि लेट इट बी, छोड़ दो, जियो, फील करो, रिस्क लो जीवन में। हरमन हेस ने इसी कन्फ्लिक्ट को समझाने के लिए कोई आर्ग्यूमेंट नहीं बनाया। उन्होंने 2 कैरेक्टर्स बनाए जो कि इन दोनों पर्सनैलिटी को रिप्रेजेंट करते हैं और उनका नाम रखा गया नार्सिसिस एंड गोल्डमन। नार्सिसिस ज़्यादा समझदार और गोल्डमन ज़्यादा केयरफ्री, ज़्यादा फील करने वाला चीज़ों को। और ये स्टोरी सिर्फ उनकी नहीं है, ये स्टोरी हमारी भी है, क्योंकि हम सब के अंदर ये 2 साइड्स कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ हद तक होते ही हैं। अब देखो, जो ह्यूमन बींग्स होते हैं, ठीक है, ये बहुत सारे डिफरेंट डिज़ायर्स होती हैं इनकी। हम लोगों की डिफरेंट डिज़ायर्स होती है, डिफरेंट गोल्स होते हैं जिनको अचीव करने के लिए हम अपनी पूरी लाइफ लगा देते हैं इन दिस होप कि जब हम इन चीज़ों को अचीव कर लेंगे तो हम सेटिस्फाइड फील करेंगे, हम कंप्लीट फील करेंगे, राइट। अगर हम इन चीज़ों को नहीं पूरा करें तो हमारे अंदर एक अधूरापन सा रह जाता है, हमें ऐसा लगता है कि हम कभी पूर्ण नहीं हो पाए। ऑल दो आप बहुत सारी चीज़ें इस तरीके की अचीव भी कर लो अपनी लाइफ में, तब भी लोग अनसेटिस्फाइड फील ही करते हैं। अगर आप हरमन हेस के ज़्यादातर वर्क उठाकर देखोगे तो आप एक चीज़ नोटिस करोगे कि वो हमेशा ऑलमोस्ट एक ही सवाल के ऊपर लिखते हैं कि हाउ ह्यूमन बींग्स कैन बिकम होल, हम पूरे कैसे बन सकते हैं। और यही चीज़ उनकी मेजॉरिटी ऑफ द वर्क्स में डिफरेंट स्टोरीज, डिफरेंट कैरेक्टर्स के थ्रू देखने को मिलता है। हरमन हेस का वन ऑफ द वेरी फेमस वर्क है जो कि सिद्धार्था है, जिसके ऊपर ऑलरेडी मैंने वीडियो भी बना दी है, ठीक है। तो वो 2-3 महीने पहले वीडियो बनाई थी, आप उसको भी जाकर देख सकते हैं अगर आप इंटरेस्टेड हो तो जो सिद्धार्था बुक थी वो स्पिरिचुअलिटी के ऊपर थी। उसी तरीके से उनकी दूसरे जो वर्क हैं जैसे कि स्टेपनवुल्फ, तो वो बेसिकली डिवाइडेड सेल्फ के ऊपर है। और जो नार्सिसिस एंड गोल्डमन है जिसके बारे में हम आज बात करने वाले हैं, वो है बेसिकली आपका माइंड वर्सेस सोल के ऊपर। ये जो बुक है ये कोई मोटिवेशनल बुक नहीं है, ये इसलिए नहीं लिखी गई कि हम बेटर फील करें, ये लिखी गई है हमें थोड़ा बहुत अनकंफर्टेबल फील करवाने के लिए। स्टोरी स्टार्ट होती है मोनास्ट्री से। मोनास्ट्री एक क्लोज्ड, एक काफ़ी डिसिप्लिन और एक काफ़ी शांत जगह है जहाँ पर मेजॉरिटी ऑफ द जो मॉन्क्स होते हैं वो पढ़ने जाते हैं, जो बच्चे मॉन्क्स बनने जाते हैं वो पढ़ने जाते हैं वहाँ पर। कहानी का जो हमारा पहला मेन कैरेक्टर है वो है नार्सिसिस। और नार्सिसिस जो है ये बहुत ज़्यादा डिसिप्लिन्ड है, लोगों से इमोशनली डिस्टेंट है, बहुत इंटेलिजेंट है, बहुत एनालिटिकल है, बहुत लॉजिकल है। नार्सिसिस के लिए लॉजिक ही घर है, फीलिंग्स डिस्ट्रैक्शन है एंड ऑर्डर जो है वो सेफ्टी है। ऑर्डर यानी कि किसी भी चीज़ को एक वे में, एक प्रॉपर वे में करना, राइट, उस चीज़ को ऑर्डर बोलेंगे। तो ऑर्डर उसके लिए सेफ्टी है। नार्सिसिस एक ऐसा पर्सन है जो अपने इमोशंस को, अपने फीलिंग्स को अंडरस्टैंड तो करता है बट उनको कभी एक्सपीरियंस नहीं करता है। वो एनालाइज तो कर सकता है कि अच्छा आई एम फीलिंग दीज थिंग्स बिकॉज ऑफ दिस एंड दैट, बट वो उन चीज़ों को एक्सपीरियंस नहीं करना पसंद करता है क्योंकि उसके लिए फीलिंग्स क्या है, डिस्ट्रैक्शंस हैं। और इसके बाद आता है गोल्डमन। गोल्डमन सॉफ्ट है, गोल्डमन क्यूरियस है, गोल्डमन इमोशनल है, वो चीज़ों को फील करता है। गोल्डमन के अंदर एक रेस्टलेसनेस है जो उसको खुद को नहीं समझ में आती है। वो आया तो मोनास्ट्री में मॉन्क बनने है क्योंकि उसके पापा चाहते हैं कि वो एक मॉन्क बने, बट उसकी जो सोल है वो कहीं और भटक रही है। नार्सिसिस ही वो पहला पर्सन है जो ये चीज़ सबसे पहले नोटिस कर लेता है कि गोल्डमन यहाँ पर बिलोंग नहीं करता है। वैसे तो नार्सिसिस भी जो है वो इतना ज़्यादा एज में नहीं है, बट स्टिल क्योंकि वो वाइज है, वो इंटेलिजेंट है, तो उसके वजह से उसको वो एक तरीके से स्टूडेंट्स को पढ़ाता है मोनास्ट्री में और इसी तरीके से वो गोल्डमन को भी पढ़ाता है। और वो नोटिस करता है इस चीज़ को गोल्डमन के अंदर कि गोल्डमन रियलिटी में कुछ और चाहता है अपनी लाइफ से। नार्सिसिस गोल्डमन को मैनिपुलेट नहीं करता ये कहकर कि नहीं इट्स जस्ट अ फेज और आप बाद में सब सही हो जाएगा, तुम एक अच्छे मॉन्क बनोगे। नहीं, नार्सिसिस गोल्डमन को साफ साफ दिखा देता है कि गोल्डमन को कुछ और चीज़ चाहिए लाइफ से, गोल्डमन इस चीज़ के लिए नहीं बना है। वो गोल्डमन को खुद से मिलवा देता है और उसको एक बहुत ही ज़्यादा कड़वा सच बताता है कि तुम मॉन्क नहीं हो, तुम्हारा धर्म एक्सपीरियंस है गोल्डमन, मॉन्क बनना तुम्हारा धर्म नहीं है। तुम सारी चीज़ों को फील करने के लिए बने हो जो शायद मैं भी नहीं कर सकता, तुम्हारा रास्ता अलग है गोल्डमन। और ये सब कहकर नार्सिसिस गोल्डमन को फ्री कर देता है। बट आयरनी यहाँ पर यह है कि जो नार्सिसिस सबको फ्री कर देता है वो खुद को ही फ्री नहीं कर पाता है। गोल्डमन मोनास्ट्री को छोड़कर इस दुनिया के अंदर बाहर निकलता है और बाहर निकलते ही वो अलग अलग चीज़ों को एक्सपीरियंस करता है। वो लव को, लस्ट को, डिज़ायर को, ब्यूटी को, डेथ को, ट्रांसफॉर्मेशंस को, इन सब चीज़ों को, इवन लोनलीनेस को भी एक्सपीरियंस करता है। गोल्डमन हर चीज़ जीता है, पर उसकी दिक्कत यही है कि वो हर चीज़ को कुछ ज़्यादा ही जीता है, जिसमें वो कभी कभार ऐसी चीज़ें भी कर देता है जो मोरली काफ़ी क्वेश्चनेबल होती हैं। वो ये सब इसलिए करता है क्योंकि वो सिर्फ अपने अंदर की कॉलिंग को सुन रहा होता है, जिसे वो मदर कहता है। और इसीलिए उसके पास कोई स्ट्रक्चर नहीं होता है कि दुनिया में मुझे ऐसे करना है, ये करना है, वो करना है। वो बस एक नदी की तरह फ्लो होता रहता है। जैसे जब गोल्डमन मोनास्ट्री में जो आर्किटेक्चर्स होते थे, जो वहाँ के स्टैच्यूज़ होते थे, उनको देखकर हमेशा उनका स्केच बनाने की कोशिश करता था। और यही चीज़ कहीं ना कहीं उसके अंदर नार्सिसिस ने भी नोटिस करी थी। उसी चीज़ को धीरे धीरे करके जब गोल्डमन
हर चीज़ अपनी लाइफ में एक्सपीरियंस करता है तो वो रियलाइज़ करता है कि उसको एक आर्टिस्ट बनना है। उसको जो लाइफ की डुअलिटी है, लाइफ की जो कंट्राडिक्शन है, उनको अपने आर्ट फॉर्म के थ्रू रिप्रेजेंट करना है। कैसे पेन, प्लेजर, सुख और दुख एक ही चीज़ है, वो इन चीज़ों को अपने आर्ट के थ्रू रिप्रेजेंट करना चाहता था, क्योंकि अब वो इन सब चीज़ों को एक्सपीरियंस कर चुका था और इसी वजह से वो एक आर्टिस्ट बन चुका था। आर्ट उसके लिए कोई थेरेपी नहीं थी, आर्ट उसके लिए एक मेमोरी थी उन सब चीज़ों की जो उसने देखी थी, चाहे वो अच्छी हो, बुरी हो या बहुत ही दर्दनाक क्यों ना हो। गोल्डमैन हर चीज़ों को एक्सपीरियंस करता रहता है अपनी इसी जर्नी में, जो कि एक नॉर्मल इंसान के लिए एक्सपीरियंस करना पॉसिबल ना हो। जब गोल्डमैन अपनी लाइफ में ये सारे एक्सपीरियंसेस ले ही रहा होता है उसी तरीके से, क्योंकि कभी कभार वो ओवरफ्लो हो जाता है, तो वो कुछ ऐसी चीज़ें कर बैठता है जिसकी वजह से उसको जेल में डाल दिया जाता है। और इवन जेल में डालने के बाद भी उसका उसके मरने के चांसेस ज़्यादा होते हैं, क्योंकि उसे पता था कि जो चीज़ें उसने करी हैं उसके लिए उसको जो जो काउंट है वो मार देगा बेसिकली। तो वो पूरी स्टोरी जानने के लिए आपको वो स्टोरी पढ़नी पड़ेगी। तो वो बिल्कुल भी मरना नहीं चाहता था, तो उसने प्लान किया था जैसे ही प्रीस्ट आएगा, क्योंकि वहाँ पर ये था कि कोई प्रीस्ट या कोई अबॉट जो होते हैं वो उनका कन्फेशन लेने के लिए, एक तरीके से आप कह सकते हो कि जो भी प्रिजनर होते हैं उनको ट्रायल देते हैं, ठीक है। तो उस ट्रायल में एक प्रीस्ट आता है जो देखता है कि सामने वाला कितना गिल्टी है कितना नहीं है। तो गोल्डमैन सोचता है कि वो पहले प्रीस्ट को मनाने की कोशिश करेगा, अगर प्रीस्ट नहीं मानता है तो वो प्रीस्ट को मार देगा। सो वो यही सोच रहा होता है कि एकदम से जैसे ही प्रीस्ट अंदर आता है और वो देखता है कि वो नार्सिसस है, तो वो एकदम से शॉक हो जाता है। उसको बहुत एम्बैरेस भी फील होता है कि क्योंकि उसके लिए नार्सिसस हमेशा से एक आइडियलिस्टिक इंसान था, उसके लिए वो उसकी इंस्पिरेशन था, एडमिरेशन था, ठीक है। तो वो बहुत एडमायर करता था नार्सिसस को, और ऐसे सिचुएशन में उसको बहुत एम्बैरेस्ड फील हुआ। और फिर वहीं से जो नार्सिसस था वो गोल्डमैन को अपने साथ वापस मोनेस्ट्री में ले जाता है, और बीच रास्ते में वो आपस में बहुत सारी बातें करते हैं, जिनमें से थोड़े बहुत ग्लिम्सेस, उनके जो डायलॉग्स के थोड़े बहुत ग्लिम्सेस अब हम देखने वाले हैं। नार्सिसस गोल्डमैन को देखता है, और गोल्डमैन को देख के, क्योंकि गोल्डमैन के कुछ क्वेश्चंस होते हैं जिसके बेसिस पे कहीं ना कहीं नार्सिसस उसको ये बोलता है कि तुम जीते हो गोल्डमैन, तुम फील करते हो हर चीज़ को, बट कहीं ना कहीं तुम बहुत बिखरे हुए हो, तुम बहुत स्कैटर्ड हो, तुम्हारी लाइफ काफ़ी ब्यूटीफुल है बट तुम उसे समझ नहीं पाते हो। और इस पर गोल्डमैन का कहना होता है कि तुम समझते हो नार्सिसस, पर तुम जीते नहीं हो। तुम काफ़ी सेफ हो अपनी मोनेस्ट्री में, तुम काफ़ी स्ट्रक्चर्ड हो अपनी लाइफ में, तुम्हारी लाइफ में एक ऑर्डर है, एक स्ट्रक्चर है, बट तुम ऐसे नहीं लगते जो एक जीता हुआ इंसान लगता है। ऐसा नहीं लगता कि तुम जीते हो। और ये चीज़ दोनों के बीच में कोई आर्ग्यूमेंट या कोई डिबेट नहीं हो रही होती है, ये एक दूसरे का कन्फेशन होता है एक दूसरे के प्रति। जो चीज़ दोनों ने एक दूसरे में नोटिस करी है वो एक दूसरे को बता रहे होते हैं बहुत संयम तरीके से। नार्सिसस गोल्डमैन को कहता है कि तुम कुछ दिन मोनेस्ट्री में रुको जब तक तुम्हारा मन है, और तब तक तुम आर्ट बनाओ, राइट। तुम हमारे लिए कुछ स्टैचूज बनाओ, क्योंकि तुम इतने बड़े आर्टिस्ट हो, मैं देखना चाहता हूँ गोल्डमैन कि तुमने कैसे जिया है। तो तुमने जो भी जिया है वो मुझे तुम अपने आर्ट फॉर्म के थ्रू दिखाओ। तो उसी तरीके से जो गोल्डमैन होता है वो अपनी बहुत सुंदर सुंदर आर्ट फॉर्म्स बनाता है, जिसमें वो अच्छे से डिपिक्ट करता है हर एक इमोशंस को, लाइफ के कंट्राडिक्शंस को, जिसको देखकर नार्सिसस बहुत शॉक्ड होता है। ऑलरेडी उसको पता होता है कि जो गोल्डमैन है वो चीज़ों को जी सकता है, पर नार्सिसस नहीं जी सकता, बट फिर भी नार्सिसस बहुत ज़्यादा फैसिनेट होता है इन सब चीज़ों से। और वो गोल्डमैन से कहता है कि मुझे ऐसा पहले लगता था, मुझे ऑल दो उतनी नॉलेज नहीं है आर्ट की, बट फिर भी मुझे ऐसा लगता था कि जो हम थियोलॉजियंस हैं, राइट, हम जो एरिस्टोटल जैसे हो गए, हम जो स्कॉलर्स होते हैं, हम कहीं ना कहीं आर्टिस्ट से थोड़ा ऊपर इसलिए होते हैं क्योंकि हमें चीज़ों की समझ होती है, हम उन चीज़ों को देखते हैं लाइफ के जो हर कोई नहीं समझ सकता, जैसे कॉन्ट्राडिक्शंस। बट आज तुम्हारे आर्ट फॉर्म को देखकर मुझे समझ आ गया है कि हम सिर्फ समझते हैं गोल्डमैन, पर तुमने ये सब जिया है। हम सब इन चीज़ों को अपने आइडियाज़ में रखते हैं, बट ये तुम्हारे लिए रियलिटी है। तो कहीं ना कहीं पहले मुझे लगता था आर्ट फॉर्म्स जो होते हैं, आर्ट कम होता है कहीं ना कहीं एक थियोलॉजियन से, बट इन रियलिटी मुझे ऐसा लगता है कि तुम हमसे काफ़ी ज़्यादा बेटर हो। नार्सिसस गोल्डमैन से बहुत ज़्यादा इंस्पायर हो रहा था, क्योंकि गोल्डमैन को ये सब चीज़ें उतना नहीं पता थी, क्योंकि गोल्डमैन के लिए हमेशा नार्सिसस एक आइडियल था, एक एडमिरेशन था। बट गोल्डमैन को भी अब इतना क्लियर हो गया था कि वो और नार्सिसस अब इक्वल हैं, रादर देन कि जो उनके बीच में था ना पहले, कि वो नार्सिसस को एक हाई रिगार्ड में देखता था, और जो नार्सिसस था वो गोल्डमैन को चीज़ें समझाता था, उसको क्लैरिटी देता था लाइफ में। बट अब वो दोनों एक ही लेवल पर आ चुके थे। अब नार्सिसस को भी ऐसा कुछ नहीं था जो नार्सिसस ने गोल्डमैन को दिया हो और गोल्डमैन ने नार्सिसस को लौटाया ना हो। बट धीरे धीरे गोल्डमैन इस लाइफ में, क्योंकि गोल्डमैन को कभी आदत नहीं थी एक सेटल्ड वे में रहने की, एक सेटलमेंट करके एक जगह रहने की, उसको आदत थी हमेशा एक रिवर की तरह फ्लो होने की, लाइफ की अलग अलग चीज़ों को एक्सपीरियंस करने की। अब उसका जो मेजॉरिटी ऑफ द टाइम था गोल्डमैन का, वो उसके वर्कशॉप में ही जाता था, जिसमें वो अपनी जो उसका काम था, जो उसकी वो मैडोना की स्टैचू बना रहा था, उसके ऊपर ही उसका ज़्यादा टाइम जा रहा था, जिसके वजह से उसको वो चीज़ नहीं कर पा रहा था जिन चीज़ों को करने की वजह से वो
इस तरीके के आर्ट फॉर्म्स बना सकता है। गोल्डमैन जो था उसके मन में एक डर था, उसके मन में ये डर था कि कहीं वो अपने मास्टर के जैसा ना हो जाए। तो बेसिकली जब गोल्डमैन पूरा ट्रैवल कर रहा था, अपनी इस पूरी जर्नी में था जहाँ पर वो अलग अलग चीज़ों को एक्सपीरियंस कर रहा था, तो उसी टाइम पर उसको एक वर्जिन मैरी की स्टैचू दिखती है और इस स्टैचू से वो इतना ज़्यादा प्रभावित होता है क्योंकि उस स्टैचू के फेस पे जो लाइफ की डुअलिटी होती है, सुख और दुख, जितने अच्छे से उस स्टैचू में दिख रहे थे, वो देखकर बहुत ज़्यादा प्रभावित होता है गोल्डमैन और डिसाइड करता है कि जिस इंसान ने इस स्टैचू को बनाया है वो उसका स्टूडेंट बनेगा और उससे वो आर्ट सीखेगा। इसी तरीके से जिस जिस इंसान ने उस स्टैचू को बनाया होता है, उनका नाम शायद मास्टर निकलॉस था, ठीक है। सो वो उनके पास जाकर उनका शिष्य बनता है, उनसे ये सब चीज़ें सीखता है। बट धीरे धीरे करके गोल्डमैन ये चीज़ नोटिस करने लगा कि जो मास्टर निकलॉस थे, जिन्होंने वो वर्जिन मैरी वाला स्टैचू बनाया था, वो उस टाइम पे उन्होंने बनाया, बट उसके बाद वैसे स्टैचू वो कभी नहीं बना पाए। ऑल्दो उनके जितने भी वर्क थे, उनको वो बहुत वेल रिस्पेक्टेड थे, उसके लिए उनको काफ़ी ज़्यादा पैसा भी मिलता था। बट अब वो बात नहीं थी, क्योंकि कहीं ना कहीं जो उन्होंने पहले वो बनाया था वो सब उन्होंने जिया था, बट जब उन्होंने उसको अपने प्रोफेशन में कन्वर्ट कर दिया, राइट, तो वो उनके लिए एक रोज़ का रूटीन बन गया। और फिर वो चीज़ जो उनके अंदर वो जीवंत चीज़ थी वो मर गई, वो मैकेनिकल हो गया पूरा का पूरा प्रोसेस। तो यही चीज़ से गोल्डमैन बहुत डर रहा था, क्योंकि वो देख रहा था कि वो अब वैसा ही हो गया है। नार्सिसिस है उसके पास, ठीक है, सब अच्छे लोग हैं मोनास्ट्री में, बट कहीं ना कहीं अब वो चीज़ नहीं जी रहा है जो पहले जीता था। उस जर्नी पे नहीं है वो। अब वो एक जगह सेटल हो चुका है, वर्कशॉप में रहता है, उसी स्टैचू पे काम करता है, उसके बाद किसी और चीज़ पे काम करता है, अलग अलग आर्ट फॉर्म्स पे काम कर रहा है। उसके पास अपने लिए जीने की कोई जगह ही नहीं है और वो नहीं चाहता था कि वो कहीं मास्टर निकलॉस की तरह ना बन जाए, क्योंकि वो देख रहा था कि वो कहीं ना कहीं मास्टर निकलॉस की तरह ही बन रहा था। तो इसीलिए वो एक दिन नार्सिसिस को बोलता है कि अब मैं नार्सिसिस यहाँ से चला जाऊँगा, तुम जो भी मैंने ये काम किया है इसके मैंने तुमसे पैसे नहीं लिए हैं, तो तुम कुछ मत करना, बस एक मेरे लिए जो हॉर्स होता है वो प्रिपेयर कर देना, कुछ कपड़े प्रिपेयर कर देना, दैट्स इट, और मैं यहाँ से निकल जाऊँगा, क्योंकि जिस चीज़ की वजह से मैं ये आर्ट फॉर्म्स बना पा रहा हूँ वो चीज़ मैं अब नहीं कर पा रहा हूँ और मैं अब उस तरीके के फिर आर्ट फॉर्म्स नहीं बना पाऊँगा, एंड आई डोंट वांट टू बी लाइक दैट। तो इसीलिए नार्सिसिस को भी थोड़ा दुख होता है, बट वो भी कुछ नहीं कर सकता उस चीज़ में, बट वो खुश होता है कि नार्सिसिस एटलीस्ट जो चीज़ वो हमेशा से उसको बोल रहा था करने को, वो अब उस चीज़ को कर रहा है। तो इसीलिए फिर वहाँ से जो गोल्डमैन होता है नार्सिसिस से मिलने के बाद चला जाता है और बोलता है कि वो वापस लौट कर आएगा। अब जो गोल्डमैन है वो अपनी जर्नी पे जाता है, वो अपनी जर्नी पे उसकी कंटिन्यू रहती है, और इधर जो नार्सिसिस होता है वो बहुत ज़्यादा धीरे धीरे करके बेचैन हो जाता है, क्योंकि वो डाउट करने लगता है सारी चीज़ों को। वो देखता है कि वो इतना सारा पढ़ता है, इतनी सारी चीज़ें करता है, ये डिसिप्लिन है उसके अंदर, एक उसके अंदर एक लॉ एंड ऑर्डर वाली चीज़ें हैं, बट कहीं ना कहीं नार्सिसिस उन चीज़ों को जी सकता है और वो उन चीज़ों को नहीं जी पाता, और ये चीज़ उसको कहीं ना कहीं खा रही थी। ये चीज़ें उसे बहुत ज़्यादा कंफ्यूज कर रही थी, उसके अंदर उस जो चीज़ें वो कर रहा था उनको लेकर डाउट ला रही थी, और वो कहीं ना कहीं बहुत खुश भी था इन चीज़ों से, क्योंकि उसने देखा कि गोल्डमैन के थ्रू उसको कितना सब कुछ सीखने को मिला। बट उसके अंदर एक रिग्रेट भी था कि उसने गोल्डमैन को ये सब नहीं बताया कि गोल्डमैन उसके लिए कितना इंपॉर्टेंट है, क्योंकि नार्सिसिस के लिए हमेशा से जो इमोशंस है, फीलिंग्स है, वो डिस्ट्रैक्शंस रहे हैं, राइट। तो वो ये सब सोच ही रहा होता है कि बहुत टाइम बाद फिर गोल्डमैन वापस लौट कर आता है, बट दिस टाइम जो गोल्डमैन होता है उसकी जो हालत होती है उतनी अच्छी नहीं होती है, उसकी रिब्स टूटी हुई होती हैं, एंड वो बहुत बीमार हो चुका होता है, उसके फेस से ही दिख रहा होता है। नार्सिसिस उसके पास जाता है और उससे पूछते हैं कि क्या हो गया। गोल्डमैन अब उसको अपनी पूरी जर्नी बताता है, जैसे तैसे नार्सिसिस उसके पास रहता है, उसकी सारी जर्नी सुनता है। अब जो गोल्डमैन था वो बिल्कुल अलग हो चुका था। नार्सिसिस उसके फेस पे देख पा रहा था कि जो गोल्डमैन है उसके सामने, ये ऐसे है जैसे इसको अब लाइफ में और कुछ चाहिए नहीं, इसको सब कुछ मिल चुका है, ये पर्सन बहुत सेटिस्फाइड है। उससे जो और फादर वगैरह होते हैं मोनास्ट्री के, वो गोल्डमैन से पूछते हैं कि क्या तुम्हें गॉड मिले, तो गोल्डमैन बोलता है कि गॉड नहीं होता, आई डोंट नो अबाउट द गॉड। वो फिर अपना ही लाइफ के जो एक्सपीरियंसेस हैं जिनसे वो उसने सीखा है वो सब बताता है। वो अपने इनर कॉलिंग को ही बोलता है कि अब बस जो मेरी मदर है वो मुझे अपने अंदर ले लेंगी, दीज काइंड ऑफ थिंग्स वो बोलता रहता है। लेकिन लास्ट में वो नार्सिसिस को मरने से पहले ये चीज़ बोलता है कि नार्सिसिस, तुम्हारे पास तो मदर भी नहीं है, तो तुम कैसे मरोगे, क्योंकि मदर ही है जो तुम्हें जीवित करेगी। तो जब तुम जीवित ही नहीं होगे तो तुम मरोगे कैसे। ये सब बोल के गोल्डमैन हमेशा के लिए नार्सिसिस को गुड बाय बोल देता है। बट जो गोल्डमैन के ये लास्ट वर्ड्स थे, ये नार्सिसिस के अंदर हमेशा के लिए रह जाते हैं, और ये चीज़ नार्सिसिस को बहुत ज़्यादा सोचने पे मजबूर कर देती है। ये स्टोरी यहीं पे ख़त्म हो जाती है, बट हमें कुछ चीज़ें यहाँ पर समझनी होंगी, जैसे कि यहाँ पर हरमन हेस ये नहीं बताना चाह रहे हमें कि नार्सिसिस बढ़िया है और गोल्डमैन गलत है, या गोल्डमैन बढ़िया है और नार्सिसिस गलत है। उन दोनों की अपनी अपनी एक जर्नी है, जिसके थ्रू हरमन हेस ये कहना चाह रहे हैं कि अगर आप सिर्फ लॉजिक के ऊपर फोकस करोगे तो आपके अंदर एक इमोशनल ड्राइनेस होगी, और अगर आप सिर्फ और सिर्फ अपने इमोशंस के ऊपर, अपने फील कैसे कर रहे हो आप चीज़ों को, उन चीज़ों के ऊपर फोकस करोगे तो कहीं ना कहीं आप सेल्फ डिस्ट्रक्शन की तरफ जाओगे, जो कि बहुत ज़्यादा ईजिली आप देख सकते हो इन दोनों की
ही जर्नी में। अगर इसी चीज़ को हम मॉडर्न लाइफ सर्कमस्टेंसेस से कंपेयर करें तो हमें ये देखने को मिलेगा कि जो नार्सिसिस्ट है, ठीक है, तो आज का सिस्टम नार्सिसिस्ट को रिवॉर्ड करता है क्योंकि नार्सिसिस्ट बहुत प्रोडक्टिव है, नार्सिसिस्ट लॉ एंड ऑर्डर में बहुत ज़्यादा मानता है, नार्सिसिस्ट का एक टाइटल है सोसाइटी में, वो अबॉर्ड बन चुका है, वो एक स्कॉलर है, राइट, वो बहुत इंटेलेक्चुअल है, उसके अचीवमेंट्स हैं, उसका कंट्रोल है मोनास्ट्री पे क्योंकि वो मोनास्ट्री का अबॉर्ड बन चुका है। और जो गोल्डमन टाइप्स के लोग होते हैं हम उनको बोलते हैं कि ये तो बहुत ज़्यादा कंफ्यूज इंसान है, बहुत अनस्टेबल इंसान है, बहुत इररिस्पॉन्सिबल है। बट इन रियलिटी ये दोनों ही अधूरे हैं जो कि हमें इस कहानी के थ्रू देखने को मिलता है। देखो, गोल्डमन के पास लाइफ थी बट उसके पास लैंग्वेज नहीं थी, नार्सिसिस्ट के पास लैंग्वेज थी बट उसके पास लाइफ नहीं थी, और ये दोनों ही चीज़ें बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती हैं। हरमन हेस हमसे ये नहीं पूछ रहे हैं कि तुम नार्सिसिस्ट हो या गोल्डमन हो, वो हमसे ये पूछने की कोशिश कर रहे हैं कि हमने अपने अंदर कौन से हिस्से को ज़्यादा टाइम से दबा रखा है। तो ये थी आज की वीडियो इस बुक के ऊपर, और इस बुक को ज़रूर पढ़िएगा क्योंकि ये बहुत ही सुंदर बुक है। इस बुक में जो लाइफ के डिफरेंट एक्सपीरियंसेस हैं उनको बहुत सुंदर तरीके से लिखा गया है, प्रेजेंट किया गया है, तो इसीलिए आप इस बुक को एक बार ज़रूर पढ़ के देखना। स्पेशली जो गोल्डमन और नार्सिसिस्ट का डायलॉग है आपस में जब ये बात करते हैं स्टार्टिंग में एंड एंड में, इट इज़ वेरी ब्यूटीफुल, बहुत सुंदर तरीके से इसको लिखा गया है। और अगर ये जो अभी मैंने इस वीडियो में जितना भी इन दोनों के बीच में वार्तालाप बताई है, ये बहुत ही ये लाइक 1% है उस चीज़ का, क्योंकि इट इज़ नॉट पॉसिबल कि उस इतने ब्यूटीफुल डायलॉग को आप 20-25 मिनट की वीडियो में डाल दो, इट्स नॉट पॉसिबल। सो आप उस बुक को ज़रूर पढ़ना, आपको पसंद आएगी ये बुक, स्पेशली द डायलॉग बिटवीन देम, और बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। तो ये थी आज की वीडियो, आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई हो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को एक लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।